Let's make bookmark. भारत में शहरों की पहचान अक्सर उनकी इमारतों, उद्योगों, राजनीति या रफ्तार से होती है। किसी शहर को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, किसी को आईटी हब, किसी को टूरिस्ट सिटी। लेकिन हाल ही में केरल के कोझिकोड को एक ऐसी पहचान मिली जो इन सबसे अलग है। उसे कहा गया सिटी ऑफ लिटरेचर, भारत का पहला शहर जिसे यह दर्जा मिला। इस खबर की अहमियत सिर्फ सम्मान में नहीं है, इसमें हमें शहरों के बारे में एक गहरा सच याद दिलाया है। किसी शहर को साहित्यिक उसके बड़े लेखक नहीं बल्कि उसके पाठक बनाते हैं। लेखक किताब लिख सकता है लेकिन पाठक ही उसे समाज में जगह देता है। पढ़ने वाले लोग ना हो तो महान किताब भी अलमारी में बंद रह जाती है। इसलिए भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोई सबसे बड़ा महानगर नहीं बल्कि केरल का यह शहर बना। यहीं से सवाल शुरू होता है, एक शहर पढ़ने वाला कैसे बनता है? क्या सिर्फ किताबों की दुकानें काफी हैं या कुछ प्रसिद्ध लेखक काफी हैं? या साहित्यिक शहर वो होता है जहां बच्चे लाइब्रेरी जाते हों, लोग अखबार पढ़ते हों, स्थानीय भाषा में बहस होती हो और किताबें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों? आज के बुकमार्क में हम सिर्फ कोझिकोड की कहानी नहीं बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक शहर साहित्यिक कैसे बनता है, क्योंकि अगर भारत का एक शहर किताबों के कारण पहचाना जा सकता है तो यह कहानी हमारे शहरों की प्राथमिकताओं की भी है। तो पहले समझते हैं कि सिटी ऑफ लिटरेचर जैसे दर्जे का मतलब क्या है। यूनेस्को दुनिया भर के शहरों को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत अलग अलग क्षेत्रों में मान्यता देता है। कुछ शहर संगीत के लिए जाने जाते हैं, कुछ डिजाइन के लिए, कुछ सिनेमा के लिए और कुछ साहित्य के लिए। जब किसी शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है तो देखा जाता है कि वहाँ किताबों और भाषा का सार्वजनिक जीवन कितना मजबूत है। क्या वहाँ लाइब्रेरीज चलती हैं? क्या लोकल पब्लिशर्स काम करते हैं? क्या स्कूलों और कॉलेजेस में रीडिंग कल्चर है? लोग अपनी भाषा में लिखते और पढ़ते हैं? क्या साहित्य सिर्फ इवेंट्स तक सीमित है या रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है? यह सम्मान किसी एक लेखक या एक पुरस्कार का नहीं बल्कि जीवित सांस्कृतिक माहौल का सम्मान है। एक साहित्यिक शहर वह है जहां नए पाठक लगातार बनते रहें, जहां बच्चे कहानियों की किताबों तक पहुंच सकें, जहां बुजुर्ग लाइब्रेरी में बैठकर अखबार पढ़ सकें, जहां छोटे पब्लिशर्स भी जगह बना सकें और कविता सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि बातचीतों में भी सुनाई दे। इसलिए यह मान्यता हमें शहरों को नए पैमाने से देखने पर मजबूर करती है। हम अक्सर शहरों को जीडीपी, रियल एस्टेट, ट्रैफिक, स्टार्टअप वैल्यूएशन या टूरिस्ट नंबर्स से मापते हैं, लेकिन कोई शहर इस बात से भी मापा जा सकता है कि वहाँ के लोग पढ़ते कितना है, सोचते कितना है और संवाद के लिए कितनी जगह बची है। इसी नज़र से देखें तो कोझिकोड का नाम बहुत अर्थपूर्ण लगने लगता है। यह सम्मान पढ़ने की संस्कृति को मिला है। कोझिकोड की कहानी समझने के लिए उसके भूगोल और इतिहास को साथ पढ़ना पड़ता है। यह शहर लंबे समय तक हिंद महासागर के व्यापारिक रस्तों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा। अरब व्यापारी यहाँ आए, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से लोग पहुंचे, बाद में यूरोपीय यात्री भी यहाँ आए। यहाँ पे मसालों का भी व्यापार हुआ, लेकिन जहाजों के जरिए सिर्फ सामान नहीं आया, उसके साथ खबरें आई, भाषाएं आई और नए विचार भी आए। इतिहास में बंदरगाह शहर अक्सर सिर्फ अमीर नहीं होते बल्कि जीवंत भी होते हैं। वहाँ बाहर से लोग आते हैं, इसलिए समाज नए लोगों, नए बोलियों और नए तौर तरीकों से जुड़ता है। यही अनुभव कई बार शहरों को भीतर से बदल देता है। कोझिकोड भी ऐसा ही शहर रहा जहां संपर्क ने समाज को सीमित नहीं बल्कि विस्तृत बनाया। यही भाषा और सार्वजनिक जीवन के बीच मजबूत रिश्ता बना। बाजारों में कई भाषाएं सुनाई देती थी, व्यापार की अपनी भाषा थी, धार्मिक जीवन की अपनी और रोजमर्रा की जिंदगी में लोक भाषा थी। जब अलग अलग भाषाएं एक जगह मिलती हैं तो समाज अभिव्यक्ति के लिए नए रास्ते खोलता है। साहित्य के लिए यह बहुत उपजाऊ जमीन होती है। पुराना इतिहास किसी शहर को अपने आप साहित्यिक नहीं बनाता। फर्क तब पड़ता है जब शहर अपने अतीत को वर्तमान की आदत में बदलते हैं। कोझिकोड ने यही किया। यहाँ लाइब्रेरीज का मजबूत नेटवर्क बना, रीडिंग रूम्स बने, लोकल पब्लिशिंग बढ़ी और किताबें सिर्फ एलीट सर्कल्स तक सीमित नहीं रहीं। केरल के कई हिस्सों की तरह यहाँ भी अखबार पढ़ने और चर्चा करने की संस्कृति मजबूत रही। सुबह चाय की दुकान पर अखबार पढ़ना, राजनीति पर बहस करना, किसी लेख पर राय देना, यह सब सार्वजनिक जीवन की ट्रेनिंग थी। जहाँ लोग पढ़ते थे वहाँ सवाल भी पैदा होते थे।
इसी माहौल से लेखक भी निकले। वाइको मोहम्मद बशीर का नाम सबसे पहले याद आता है। उनकी बाल्यकाय सखी और पथमास गोट जैसी रचनाओं में प्रेम, गरीबी, हास्य और आम लोगों की दुनिया को पाठकों के करीब ला दिया। एस.के. पोलेकट ने उरु देशतिंट कथा जैसी रचनाओं में स्मृति, यात्रा और समाज को जोड़ा। बाद में एम.टी. वासुदेवन नायर ने नालुकेटु जैसी कृतियों में मनुष्य के भीतर की जटिलताओं को आवाज दी। इन लेखकों ने शहर को प्रसिद्ध नहीं बनाया, शहर ने पहले वह पाठक समाज बनाया जहां ऐसे लेखक सुने जा सके। यही कोझिकोड की असली ताकत है। अगर इस कहानी से कोई बड़ा सबक निकलता है तो वह केरल के सामाजिक अनुभवों से जुड़ा है। केरल लंबे समय से शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए जाना जाता है। वहां पढ़ाई को निजी सफलता से आगे बढ़कर सामाजिक अधिकार की तरह देखा गया। शिक्षा नौकरी का रास्ता भर नहीं रही, वह सम्मान, भागीदारी और नागरिकता का हिस्सा भी बनी। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति विरोधी प्रयासों, मिशनरी शिक्षा और बाद में वाम राजनीति ने ऐसा माहौल बनाया जहां ज्ञान पर कुछ लोगों का एकाधिकार कमजोर हुआ। जब ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो समाज भी बातचीत करता है। केरल के कई कस्बों और शहरों में रीडिंग रूम्स, लोकल लाइब्रेरीज, न्यूज़पेपर सर्कल्स और पुस्तक मेले सार्वजनिक जीवन के स्कूल बने। सुबह अखबार पढ़ना, शाम को बहस करना, पंचायत चुनाव से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक राय बनाना, यह रोजमर्रा की नागरिक ट्रेनिंग का हिस्सा था। यहाँ पाठक सिर्फ उपभोक्ता नहीं बने बल्कि भागीदारी भी बने। किताब खरीदने से लेकर उधार लेने तक, साझा करने से लेकर उस पर राय बनाने तक, लोग सुनते थे, तर्क करते थे और अपनी असहमति को शब्द देते थे। भारत के कई हिस्सों में शिक्षा धीरे धीरे एग्जाम सिस्टम तक सीमित हो गई है। पढ़ाई का मतलब मार्क्स, डिग्री और नौकरी रह गया है। ऐसे माहौल में किताबें सिलेबस से बाहर जाते ही गैर जरूरी लगने लगती हैं। लेकिन केरल का अनुभव बताता है कि किताबें लोकतांत्रिक समाज की जरूरत भी है। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, लेखक पहले नहीं आते बल्कि पाठक पहले आते हैं। जब किसी समाज में पढ़ने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हों तभी लेखक को सुनने वाले लोग मिलते हैं, तभी स्थानीय भाषा में लिखना संभव होता है और तभी प्रकाशन जोखिम लेते हैं। नई पीढ़ियां यह सोचती हैं कि उसकी भाषा में भी गंभीर साहित्य लिखा जा सकता है। इसलिए केरल ने सिर्फ लेखक नहीं दिए बल्कि उसने पाठक समाज भी तैयार किया। मलयालम साहित्य लगातार नई पीढ़ियों तक पहुंचा। यहाँ लेखक समाज, पाठकों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे। इसीलिए साहित्य वहाँ संग्रहालयों की वस्तु नहीं बना बल्कि जीवित परंपरा बना रहा। अब भारत के बड़े महानगरों पर भी नजर डालना जरूरी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे शहरों के पास विश्वविद्यालय हैं, बड़े प्रकाशन संस्थान है, पैसा है, मीडिया है और विशाल आबादी भी है। फिर भी भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड क्यों बना? इसका उत्तर किसी एक शहर की कमी में नहीं है, शहरी विकास के मॉडल में छुपा है। हमने लंबे समय तक शहरों को अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन के नजरिए से देखा। सड़क, मेट्रो, ऑफिस स्पेस, मॉल, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट विकास के मुख्य संकेत बन गए। यह सब जरूरी है, लेकिन शहर सांस्कृतिक जीवन भी होते हैं। कई बड़े शहरों में किताबें मौजूद हैं लेकिन रीडिंग कल्चर कमजोर हुआ है। बुक स्टोर्स हैं पर महंगे इलाकों तक सीमित, लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं पर सीमित वर्ग तक, लाइब्रेरीज हैं पर कई जगह उपेक्षित। लोकल लैंग्वेज पब्लिशिंग अंग्रेजी बाजार के दबाव में पीछे धकेले जाते हैं। यानी संस्थान मौजूद हैं पर उनका लोकतांत्रिक वितरण कमजोर है। कोझिकोड को अलग यही बात बनाती है। यहाँ किताब सिर्फ खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है बल्कि वह साझा की जाने वाली चीज है। वहाँ पढ़ना स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि सामाजिक आदत बना रहा। बड़े महानगरों की एक और समस्या है, वहाँ समय लगातार टूटता है। लंबा कम्यूट, तेजी से काम करने वाला जीवन, किराए का दबाव, निजी तनाव और भागती दिनचर्या। ऐसे माहौल में पढ़ना सबसे पहले छूटने वाली चीजों में शामिल हो जाता है। किताब समय मांगती है और आधुनिक शहर अक्सर अपने नागरिकों से समय छीन लेते हैं। इसके साथ एक बदलाव और हुआ, पब्लिक स्पेसेस घटे और प्राइवेट स्पेसेस बढ़ गए। पहले पुस्तकालय, पाठक मंच, नुक्कड़ बहसें और सस्ती किताबों की दुकान सामुदायिक जीवन का हिस्सा होती थी। अब उनकी जगह क्यूरेटेड इवेंट्स, टिकेटेड स्पेसेस और ब्रांडेड एक्सपीरियंसेस ने ले ली है।
किसी शहर में बड़े कार्यक्रम होने भर से वह साहित्यिक नहीं बनता। साहित्यिक शहर वह है जहां किताब इवेंट से निकलकर रोजमर्रा तक पहुंचे। कोझिकोड हमें याद दिलाता है कि संस्कृति ऊपर से लॉन्च नहीं होती, वहां पाठकों, शिक्षकों, लाइब्रेरीज, छोटे प्रकाशनों, स्थानीय भाषाएं और सार्वजनिक बहसों से बनती है। इसलिए यह सम्मान सिर्फ कोझिकोड की जीत नहीं है, यह भारत की बाकी शहरों के लिए एक शांत सवाल भी है। क्या हम सिर्फ रहने लायक शहर बना रहे हैं या सोचने लायक भी? ये था आज का बुकमार्क। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।